Hello friends, welcome back to our channel Crazy for Chemistry. Today we discuss about chemical shift values for C13 NMR. C13 NMR के लिए केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज देखने से पहले हम C13 NMR से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं स्पिन स्पिन कपलिंग, और उसे ही स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। अब कपलिंग या स्प्लिटिंग मीन्स क्या? तो हमारा जो एक सिंगल पीक होता है वो छोटे छोटे पीक में डिवाइड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा सिंगल पीक मल्टीप्लेट में डिवाइड होता है, तो उसे हम स्प्लिटिंग या कपलिंग कहते हैं। जैसे हमने प्रोटॉन एनएमआर में देखा था कि स्प्लिटिंग हम n+1 रूल से निकालते हैं, उसी तरह हम यहाँ भी C13 NMR के लिए स्प्लिटिंग n+1 रूल से ही निकालने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, इन C13 NMR स्प्लिटिंग इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम डायरेक्टली। अटैच्ड टू द कार्बन एटम डायरेक्टली, तो यहाँ क्या है ना, हम जो स्प्लिटिंग निकालने वाले हैं वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से निकालने वाले हैं। वो हाइड्रोजन एटम कहाँ है? वो हमारे कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच है। तो अगर हम एग्जांपल ले CH3 का, जो CH3 के साथ जो 3 प्रोटॉन्स है C के साथ, मतलब कार्बन के साथ, उसी से हम उसकी स्प्लिटिंग निकालने वाले हैं और उसके लिए यूज करने वाले हैं n+1 रूल। तो यहाँ सेकंड देखिए, when spin of the C13 NMR is coupled with H1 then it is known as proton coupled spectra। जो हमारी स्पिन है C13 NMR की, मतलब कार्बन की, वो जब हाइड्रोजन के साथ कपल्ड होती है तो उसे प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और इस स्प्लिटिंग को हम हेट्रोन्यूक्लियर स्प्लिटिंग कहते हैं। ये हेट्रोन्यूक्लियर स्प्लिटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो स्प्लिटिंग हो रही है या फिर कपलिंग हो रही है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हो रही है। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए इसे हेट्रोन्यूक्लियर स्प्लिटिंग कहा गया है। इसके लिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपना CH3 CH2 Br। तो यहाँ देखिए, हमारे CH3 के पास N मतलब क्या है? हमारा N का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखेंगे कितने हैं हमारे मॉलिक्यूल के पास। तो यहाँ हमारे CH3 का जो मॉलिक्यूल है या CH3 का जो ग्रुप है उसमें 3 प्रोटॉन्स है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 इज इक्वल टू n, या यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास रूल है n+1। n+1 मीन्स 3+1, तो यहाँ हमें मिलने वाला है 4। इसका मतलब है हमारा जो पीक है सिंगल पीक वो 4 स्मॉलर पीक में डिवाइड होगा। अब वो कैसे डिवाइड होगा अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और यहाँ 4। इसी तरह 4 पीक में हमारा सिंगल पीक डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमारे इस पीक की स्प्लिटिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है CH2। तो CH2 के जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कितने हैं? 2 है। तो इसीलिए n इज इक्वल टू 2, n+1 रूल फॉलो करने वाले हैं, इसलिए 2+1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो एक सिंगल पीक है वो 3 स्मॉल पीक में डिवाइड होने वाला है। अब यहाँ स्मॉल 3 पीक कैसे आएंगे? जो साइड के 2 है वो छोटे होंगे और जो बीच का आएगा वो बड़ा होगा। तो इसी तरह हमारे इसमें स्प्लिटिंग देखी जाती है। इसके लिए हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ अपना सेकंड एग्जाम्पल लिया है जो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो अब हमने पहले ध्यान से एक लाइन सुनी होगी आपने, तो आपको याद होगा कि हमारी जो स्प्लिटिंग हमें मिल रही है वो किससे मिल रही है? तो वो हमें जो हमारा कार्बन है उसके साथ जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम अटैच है उनकी वजह से मिल रही है। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप ये इस हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो वो OH का हाइड्रोजन है, ना कि वो हमारे कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये क्या है? ये हमें सिंगलेट देगा। अगर इस CH2 के ग्रुप को देखेंगे तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ कितना हो गया? 2+1, तो यह हमें ट्रिपलेट देगा। और इस CH3 को देखेंगे तो उसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो इससे 3+1 ये हमें क्वार्टेट देगा। और जैसे हमने ऊपर देखा उसी तरह यहाँ भी स्प्लिटिंग होगी।
वो किस तरह होगी, जो चारों पीक आएंगे वो एक ही हाइट के होंगे और एक जैसे ही होंगे। और जो CH3 के लिए मिलेंगे वो उसमें से क्या होगा कि जो बीच का जो पीक है उसकी हाइट ज़्यादा होगी और जो साइड के दो है वो हाइट में कम होंगी। तो यहाँ इस तरह होगा। और जो हमारा कार्बोनिल का कार्बन है वो हमें सिंगलेट ही देगा। सिंगलेट क्यों देगा, तो उसके पास कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। आपको यहाँ OH का प्रोटॉन कंसीडर नहीं करना है, यहाँ सिर्फ कार्बन के प्रोटॉन को देखना है डायरेक्टली अटैच। जैसे कि हमने यहाँ कहा है हाइड्रोजन एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम। कार्बन एटम को जो डायरेक्टली अटैच होंगे प्रोटॉन वही हम कंसीडर करेंगे, दूसरे ग्रुप के प्रोटॉन हम वहाँ कंसीडर नहीं करने वाले हैं। इसीलिए हमें ये जो कार्बन है कार्बोनिल का वो सिंगलेट दे रहा है। अब हम देखेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। जो हमारी C13 NMR की केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, मतलब हमारे प्रोटॉन NMR से भी ज़्यादा हमारी C13 NMR की केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ आती है। उसके कुछ रीज़न भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं आपको यह एक बात बता देती हूँ कि हमारी जो C13 NMR की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो 8 ppm से 220 ppm तक मिलती है हमें। अब यहाँ पार्ट्स पर मिलियन ppm मीन्स, और हम यहाँ जो रेफरेंस यूज़ करने वाले हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए वो TMS ही होगा। अब TMS होगा पर वहाँ क्या है ना, हमने प्रोटॉन NMR में TMS के क्या यूज़ किए थे केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ के लिए, प्रोटॉन, मतलब रेफरेंस के लिए हमने वहाँ प्रोटॉन यूज़ किए थे। पर C13 NMR में हम रेफरेंस के लिए जो CH3 ग्रुप के कार्बन है उन्हें यूज़ करेंगे। एज अ रेफरेंस क्या यूज़ करेंगे, कार्बन यूज़ करेंगे इन TMS। तो ये बात याद रखिए, हम प्रोटॉन NMR में TMS में जो हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। और जब हम कार्बन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं C13 NMR में जब हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखते हैं तो वहाँ हम TMS के कार्बन को कंसीडर करते हैं, ना कि हाइड्रोजन एटम को। तो ये बेसिक बात आप याद रखिएगा। तो हमने हमारे केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड कार्बन, सेकंड सैचुरेटेड कार्बन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, थर्ड अनसैचुरेटेड कार्बन, उसमें आता है अल्कीन एंड एरोमेटिक रिंग्स, और फाइनली कार्बोनिल ग्रुप। तो हम पहले देखेंगे सैचुरेटेड कार्बन। तो सैचुरेटेड कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो 8 से 16 तक मिलती है, 60 तक मिलती है। अब वो 8 से 60 तक ही क्यों आई, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, या फिर हमारे जो कार्बन की जो वैल्यू है या केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है कार्बन के लिए वो इतनी हाई क्यों है। अगर हम प्रोटॉन की देखें तो वो तो बहुत ही कम है, पर यहाँ जो कार्बन की है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों, इसका एक रीज़न है। जैसे कि हमारे प्रोटॉन NMR में sp3 कार्बन का इफेक्ट हमारे केमिकल शिफ्ट पे पड़ रहा था, यानी कि केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ पर पड़ रहा था। पर वहाँ जो प्रोटॉन अटैच था CH3 ग्रुप को वो इस कार्बन एटम को अटैच था, और इस कार्बन एटम के sp3 होने का मतलब उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के चांसेस है वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है यही बताती है हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो वो कार्बन के थ्रू हाइड्रोजन पे पड़ रहा था, पर यहाँ जो sp3 कार्बन है उसका खुद का इफेक्ट उस पर ही पड़ रहा है, मतलब वहाँ कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, वह कोई भी दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है, वो अपना खुद का ही इफेक्ट खुद पे ही ले रहा है। तो यहाँ क्या है, sp3 होने का इफेक्ट उस पर डायरेक्टली जा रहा है, इस वजह से उसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है वो ज़्यादा आ रही है। क्योंकि कार्बन के थ्रू हाइड्रोजन तक जाने के लिए हमें वहाँ एक बॉन्ड की ज़रूरत है, पर यहाँ तो डायरेक्टली कार्बन ही खुद पर अफेक्ट हो रहा है खुद के ही sp3 होने की वजह से। आपको अगर पता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में हम S कैरेक्टर P कैरेक्टर देखते हैं, जिसमें P कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट आता है, पर वो कार्बन पे डायरेक्टली आता है, इसीलिए उसकी वैल्यूज बढ़ गई है। अब यहाँ क्या है कि आपको ये जो वैल्यूज है केमिकल शिफ्ट की वो याद करनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं आपको ये
याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन एनएमआर था उसकी जो वैल्यूज थी वो बहुत ही पास पास थी और जीरो से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 4 ऐसे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से आपको ये याद करनी पड़ेगी। पर यहाँ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण क्या होता है ना, जो हर एक कार्बन एटम है हमारे एक मॉलिक्यूल में सा, या फिर हम कह सकते हैं हमें जो कंपाउंड दिया गया है एनालिसिस के लिए, उसमें सा हर एक कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट पीक दिखाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें पीक एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। पर H1NMR में क्या होता है कि हमारे जो पीक आते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, क्योंकि केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू की रेंज है वो बहुत ही कम है। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि केमिकल शिफ्ट की रेंज बड़ी होने के कारण वहाँ पीक का ओवरलैप नहीं होता और हर एक कार्बन एटम सेपरेटली अपना पीक शो करता है। तो ये पहले हो गया हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट जो हमारे कार्बन एटम पे पड़ रहा था, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो ज़्यादा आ रही थी। अब देखिए सैचुरेटेड कार्बन sp3 है, पर उसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पड़ने की वजह से ऑब्वियसली हमारी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ है वो बढ़ती थी। तो यहाँ भी सेम हो रहा है कि जो हमारा इफेक्ट है वो डायरेक्टली हमारे कार्बन एटम पे पड़ रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो मैं आपको यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ। तो ये हाइड्रोजन एटम है, उसके साइड में कार्बन है और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड ओ अटैच हुआ है। आपको पता होगा ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि उसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन एटम पहले कार्बन पे अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट डालेगा और उसके बाद हाइड्रोजन पे आएगा। पर अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बन को डायरेक्टली अटैच है। अब डायरेक्टली अटैच है, इसी वजह से वो डायरेक्टली कार्बन को अफेक्ट कर रहा है, और डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इसी वजह से उसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ है वो बढ़ गई है। इसकी ओवरऑल वैल्यूज़ केमिकल शिफ्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट के वजह से जो आती है वो 40 से 65 तक आती हैं। अब यहाँ देखिए, अगर ऑक्सीजन अटैच होगा तो 40 से 80 तक आएगी, अगर Cl अटैच होगा तो 35 से 80 तक आएगी, और अगर Br अटैच होगा तो 25 से वो 65 तक आएगी। अगर आपको पता होगा तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पे एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने अपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनकी रेंज बताई है और उनके कितना कैसे इफेक्ट होता है। वो हमारा थर्ड है अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन में हम देखने वाले हैं अल्कीन एंड एरोमेटिक रिंग्स। अगर आपको पता होगा या फिर याद होगा तो अल्कीन एंड एरोमेटिक रिंग के लिए एक इफेक्ट अप्लाई होता है जिसके कहते हैं हम अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से वह हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ बढ़ जाती है। इससे ज़्यादा मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें जो कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि वह केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट की वजह से भी बढ़ जाती है, और जो हमारा डबल बॉन्ड है उससे भी बढ़ती है। इसीलिए अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो 65 से 90 तक हमारी वैल्यू जाती है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन में तो 100 से 150 तक आती है। अगर बेंजीन रिंग के लिए देखें हम तो 110 से लेके 175 तक ये वैल्यू जाती है, और आपको ये सब वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं रटनी पड़ेगी। हमारे पास यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक है या फिर लास्ट का जो पॉइंट है वो है कार्बोनिल ग्रुप्स। अब कार्बोनिल ग्रुप्स की जो वैल्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसे डबल बॉन्ड ओ मतलब ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच है। इस वजह से इस कार्बोनिल कार्बन की जो वैल्यूज आती है केमिकल शिफ्ट की वो बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे एसिड ग्रुप के लिए 155 से 185 तक आ रही है, पर कीटोन और अल्डिहाइड के लिए जो वैल्यूज आ रही है वो 185 से 220 तक आती है। इसी रेंज में हमारे ईस्टर भी पाए जाते हैं। ईस्टर क्या ग्रुप पाया जाता है जो कि है C डबल बॉन्ड O। हम यहाँ सिर्फ
कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बोनिल कार्बन की बात कर रहे हैं, बाकी के कार्बन की नहीं। ये जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज 155 से 185 तक आती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ओ का जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बन को, और वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कार्बन को। इसी वजह से ये कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है वो सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स के कार्बन है या उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लोअर फील्ड में आती है। लोअर फील्ड में आती है मतलब हमारे जो टीएमएस है उनसे बहुत दूर आती है। अगर आप सैचुरेटेड कार्बन की बात करें जो कि sp3 है, उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है वो टीएमएस के बहुत ज़्यादा नज़दीक आती है, इसीलिए हम इसे अपर फील्ड कहते हैं। अपर फील्ड मीन्स जो टीएमएस के पास आते हैं, और लोअर फील्ड मीन्स वो जो टीएमएस से दूर आते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।